श्वेता, यह भी कहा जा रहा है कि रशिया ने कई भाड़े के लोगों को बुलाया जो सीरिया में हमला कर रहे थे। अब ये संकेत जो मिलते हैं, रशियन फौज हो सकता है कि टारगेटेड निशाना रखती हो, लेकिन जब आप ऐसे लोगों को शामिल करते हैं तो आप संकेत बढ़ा दे रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है यूक्रेन में। क्या कुछ हो सकता है। और रूस की शक्ति की जो हम बात किया करते थे, उसकी शक्ति का क्या हुआ? अगर उसके सैनिक इतने काबिल थे और अगर रूस की वो रणनीति ही थी कि वो उसका काफिला फंसा हुआ नहीं था, बल्कि वो लगातार आगे बढ़ रहा था, कीव की घेराबंदी उसकी योजना के अनुसार हो रही थी, तो आखिर उन्हें मर्सनरीज की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जिन इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शुभांकर, जिस ब्रोवरी का इलाका कीव सबब में इस समय मैं हूं, और यहाँ पर धमाके की अभी एक तेज आवाज यहां पर सुनाई दी है। अब सीधे तौर पर यह समझिए कि दिन हो या रात हो, यहां पर लगातार बमबारी की जा रही है उन सभी इलाकों में, और ये भारी बसावट वाले इलाके होते हैं शुभांकर। यहाँ पर घर हैं सभी लोगों के, और इन इलाकों में अगर बमबारी हो रही है तो आप समझिए कि अब वो छटपटाहट युद्ध की जो 17 दिन पहुंचने के बाद कोई जो कीव की घेराबंदी नहीं हो पाई है और वो अंजाम तक नहीं दिख रहा है, तो किस तरह की चीजें यहां पर की जाएंगी, किस तरह की बर्बरता हो सकती है अगर वाकई वो मर्सनरीज यहां पर आते हैं। अगर वो वाकई आगे आते हैं, पहले शेलिंग करके आपने उन इलाकों को कोशिश किया है कि वो खाली हो जाए, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो इन इलाकों में अभी भी बसे हुए हैं, नहीं निकले हैं। यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर्स होते हैं, उसी में वो लोग आ जाते हैं, उसमें वो रहने लगते हैं, लेकिन वहां पर सुख सुविधाएं उस तरह की होती नहीं है। आप जी रहे हैं वहां पर, आप बाहर निकल कर जाते हैं कि किसी तरीके से जब शेलिंग नहीं हो रही हो तब आप बाकी चीजों को देख सकें, लेकिन घर के घर यहाँ पर बमबारी से ध्वस्त हो जाते हैं। कीव की जो हर तरफ के सबर्ब्स हैं, ब्रोवरी जो हो गया वो पूर्वी इलाका हो गया, लेकिन जो पश्चिमी सबब है शुभांकर, वहां पर भी हमले हो रहे हैं, वहां पर घर के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। आपको लगभग हर घर में बमबारी के निशान दिख जाएंगे, आपको हर जगह बर्बादी के निशान दिख जाएंगे, और इसी तरीके से क्रम चल रहा है। अगर रूस की सेना को वाकई अंदर मार्च करना होता और यहां पर पहुंच के उसे केवल जेलेंस्की के जरिए तख्ता पलट करना था, तो फिर ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये जो आक्रमण हो रहे हैं, ये जो बमबारी हो रही है, वो आखिर क्यों? नहीं श्वेता, लेकिन एक सवाल यहां बार बार जहन में आता है कि इस बर्बादी को रोका जा सकता था। इन लोगों को पर जो ये हमले हो रहे हैं, जेलेंस्की अगर चाहते, वो अगर अपनी तरफ से कुर्बानी हम कह लें या फिर एक बड़ा फैसला लेते, तो शायद चीजें हो सकती थी, लेकिन वो अभी भी उसी में लगे हुए हैं। कल भी उनका बयान आया, मदद भेजिए हमें। तो क्या ये रवैया जो उनका है, ये यूक्रेन में भारी पड़ रहा है? क्योंकि मेयर साहब खुद को गोली मार सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, जितनी तस्वीरें आ रही हैं। जेलेंस्की इस्तीफा क्या दे सकते हैं और क्या उनका इस्तीफा यूक्रेन की अस्मिता से जुड़ता है, ये बड़ा सवाल उस समय हो जाता है। देखिए, इसका विश्लेषण कई नजरिए से किया जा सकता है, लेकिन हम अगर ये देखें कि आम यूक्रेनी जो है वो अगर हथियार उठाने पर मजबूर हुआ है। उस दिन जो हमारी मुलाकात हुई, एक व्यक्ति था जो गार्डनिंग करता था, उसने कहा कि मेरे हाथों में तो टूल्स होने चाहिए थे, लेकिन देखिए मेरे हाथों में बंदूक है, आज मैं कैसे लड़ूं? तो ये सारी चीजें अगर कोई व्यक्ति उस समय लड़ रहा है, तो वो अपने राष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपनी मातृभूमि, अपनी जमीन, अपने घर के लिए लड़ रहा है। क्या इसका कोई शांतिपूर्ण तरीका हो सकता था? देखिए, आक्रांता पर ही जिम्मेदारी रखी जाएगी, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है। तो पुतिन को भले रूस को अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट लगेगा, तो क्या एक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे देश पर इस तरह का आघात वो कर सकता है? तो उसकी जिम्मेदारी तो कभी नहीं हटाई जा सकती। लेकिन क्या जेलेंस्की इसका कोई उपाय सोच सकते थे? क्या जेलेंस्की सोच सकते थे कि वो किस तरीके से इसमें से निकल सकते हैं और निकाल सकते हैं अपने देश को, जिसमें उनका निजी हित और उनके देश का हित, उनके देशवासियों का जीवन ज्यादा अहम हो जाता, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता? लेकिन इस तरह का किया नहीं गया। हालांकि फिर भी शुभांकर, मैं आपको बोलूंगी कि लोगों में जेलेंस्की को लेकर नाराजगी नहीं।